माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। टॉपिक का नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने बोर्ड पर आप लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ है, पहले तो आप सभी इसे नोट करेंगे। लिमिटेशन एक्ट के बारे में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट क्या है? देखो, जब भी हम किसी एक्ट को, किसी लॉ को स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ये एक्ट किस ऑब्जेक्टिव के साथ में आया है, क्या इसका मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है जो कि हम इस लॉ को स्टडी कर रहे हैं। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सबसे पहले रीड करने जा रहे हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू determine the time frame, आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। to determine the time frame during which aggrieved party, आप नोट करते रहेंगे मेरे साथ साथ। during which aggrieved party may move to the court or aggrieved party may make an application or file a suit or appeal। देखो जी, हमें सबसे पहले तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव जानना है। क्या है इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव? लिमिटेशन एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, लिमिटेशन एक्ट में बहुत सिंपल सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि जब भी किसी पार्टी के साथ गलत होता है, यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया है अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी को आप अदर वर्ड्स में अफेक्टेड पार्टी भी कह सकते हैं। अग्रीव्ड पार्टी का नाम क्या है, अनदर नेम क्या है? अफेक्टेड पार्टी। लेकिन क्योंकि लॉ की लैंग्वेज में इसको अग्रीव्ड पार्टी कहा जाता है तो हम इसे अग्रीव्ड पार्टी के नाम से ही जानेंगे। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे अफेक्टेड पार्टी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है जी, ऐसी पार्टी जो अफेक्ट हुई है या जिसको हानि हुई है, राइट। अग्रीव्ड पार्टी एक ऐसा टाइम लिमिट है जिस टाइम लिमिट के दौरान कोर्ट के पास जाकर के सूट फाइल कर सकती है या फिर अपील कर सकती है। लिमिटेशन एक्ट हमें वो लिमिटेड टाइम पीरियड बताता है। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू डिटरमाइन द टाइम फ्रेम ड्यूरिंग व्हिच अग्रीव्ड पार्टी में मूव टू द कोर्ट और अग्रीव्ड पार्टी में मेक एन एप्लीकेशन और फाइल अ सूट और अपील। यही मैंने आपको बताया। ठीक है जी, अग्रीव्ड पार्टी किस दौरान जा सकती है कोर्ट के पास अपना सूट फाइल करने के लिए या फिर अपील करने के लिए, वो टाइम लिमिट हमें पता लगता है इस एक्ट की हेल्प से। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे, लिमिटेशन एक्ट ने जो टाइम लिमिट हमें बताया है सूट फाइल करने का या अपील का, अग्रीव्ड पार्टी मस्ट मूव ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। जो भी स्पेसिफाइड या प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड है लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, अग्रीव्ड पार्टी को उसी के दौरान ही कोर्ट के पास में सूट और अपील फाइल करने के लिए जाना होगा। अगर वो बाद में जाती है, यानी कि अग्रीव्ड पार्टी लिमिटेशन पीरियड एंड होने के बाद जाती है, तो कोर्ट बाउंड नहीं है, कोर्ट पे कोई बंदिश नहीं है, कोर्ट बाउंड नहीं है आप उस अग्रीव्ड पार्टी के सूट को या अपील को एंटरटेन करने के लिए। बात समझ आ रही है? तो एक ऐसा टाइम लिमिट जिसके दौरान अग्रीव्ड पार्टी के पास राइट है कि वो सूट और अपील फाइल कर सकता है कोर्ट में, लेकिन बियॉन्ड एंड ऑफ दैट लिमिटेशन टाइम अग्रीव्ड पार्टी
कोर्ट के पास जाए और कोर्ट उसे एंटरटेन करे, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ आ रही है? तो टाइम लिमिट जब है अग्रीव्ड पार्टी के पास, लिमिटेशन टाइम पीरियड है, तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड के दौरान जाएगी, जो भी कोर्ट ने टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर रखा है उस लिमिटेड टाइम पीरियड के दौरान जाएगी, तो कोर्ट एंटरटेन करेगा, कंपल्शन है, क्योंकि ये अग्रीव्ड पार्टी का राइट होता है। लेकिन जब भी वो लिमिटेशन पीरियड एंड हो रहा है और पार्टी उसके बाद जा रही है सूट या अपील फाइल करने के लिए, तो फिर उस केस में कोर्ट बाउंड नहीं होता है, कोर्ट का डिस्क्रिएशन होता है, कोर्ट की मर्जी होती है, चाहे तो एंटरटेन करे और ना चाहे तो वो एंटरटेन ना करे। लिमिटेशन पीरियड एंड होने के बाद फिर अग्रीव्ड पार्टी जाकर के कोर्ट से झगड़ा नहीं कर सकती है कि आप मेरा सूट और अपील क्यों नहीं फाइल कर रहे हो, आपको टाइम मिला था ना, आपने ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड क्यों नहीं अप्लाई किया, अब आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये तो आपका राइट नहीं है, ये तो कोर्ट का डिस्क्रिएशनरी पावर है कि कोर्ट उसको एंटरटेन करता है या नहीं करता। बात समझ आ रही है? तो लॉ का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, जिसको ये पता लग जाए कि मेरे राइट अफेक्ट हुए हैं, वो कोर्ट के पास जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और बोल सकता है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जिसको अपनी रेमेडी का पता है, जो विजिलेंट है अपनी रेमेडी के लिए, अग्रीव्ड पार्टी, वो कोर्ट के पास जा सकती है। और जो पर्सन सो रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि उसकी रेमेडी क्या है, तो कोर्ट तो घर पर नहीं आकर के बोलेगी कि तुम्हारा राइट अफेक्ट हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, आओ तुम आकर के केस फाइल करो। कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी है, इतने सारे बहुत सारे लंबी लिस्ट है केसेस की, कोर्ट क्यों आकर के किसी पर्सन को बोलेगा? तो जब तक किसी को खुद ही ये रियलाइज नहीं होगा कि मेरी रेमेडी अफेक्ट हो रही, मेरी रेमेडी है और मैं जाकर के कोर्ट के पास में रेमेडी क्लेम करूं, तब तक कोर्ट कैसे उसको रेमेडी देगा, बताइए आप? तो कोर्ट भी तभी एंटरटेन करेगा ना जब वो पर्सन खुद उठ करके जा करके खड़ा होगा और जाएगा कोर्ट के पास में कि मेरी ये रेमेडी है, मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे साथ ये डिफॉल्ट हुआ है, तो मुझे जस्टिस दीजिए, तभी कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा। कोर्ट तो घर पर नहीं आएगा कि आप उठो और चलो आकर के केस फाइल करो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऑब्वियसली लॉ का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, लॉ ये कहता है कि जो विजिलेंट है अपनी रेमेडी के बारे में, वो आए और सूट फाइल करें, अपील फाइल करें, और जो सो रहे हैं उनको सोने दो, जो अनअवेयर हैं उनको अनअवेयर रहने दो। जब वो उठेंगे तो आएंगे केस फाइल करने, लिमिटेशन पीरियड में हुआ तो हम केस फाइल कर लेंगे, अदरवाइज हम देखेंगे क्या करना है उसका। बात समझ आ रही है? तो ये ऑब्जेक्टिव है लिमिटेशन एक्ट का कि एक टाइम लिमिट फ्रेम कर दिया है, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया है, इस टाइम लिमिट में कोई भी अग्रीव्ड पार्टी आकर के सूट फाइल कर सकती है। बियॉन्ड एंड ऑफ दैट लिमिट या दैट लिमिटेड टाइम पीरियड कोर्ट एंटरटेन करती है सूट को या अपील को, वो कोर्ट का डिस्क्रिएशनरी पावर है, कोर्ट की मर्जी है, चाहे तो एंटरटेन करे, चाहे तो एंटरटेन ना करे। बात समझ आती है? मेरे हिसाब से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 3 पे। देखो सेक्शन 3 हम सीक्वेंस में सेक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्शन 3 क्या बताता है इस एक्ट का? सबसे पहले आप नोट करिए सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 3 लिमिटेशन पीरियड फॉर रिकवरी ऑफ मनी। देखो अगर किसी ने किसी का पैसा देने में डिफॉल्ट कर दिया, किसी का पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपको मुझे पेमेंट करना है, आपने मेरे पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट फाइल करूंगी कि नहीं करूंगी? करूंगी ऑब्वियसली। तो यहां पर रिकवरी ऑफ मनी का जो टाइम पीरियड है, लिमिटेशन टाइम पीरियड है, वो कितना है? शैल बी 3 इयर्स। शैल बी 3 इयर्स। ध्यान रखिएगा, रिकवरी ऑफ मनी शैल बी 3 इयर्स। 3 इयर्स। या कोई और ट्रांजैक्शन जिसमें लिमिटेशन टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, तो इन जनरल 3 इयर्स का ही टाइम होता है। रिकवरी ऑफ मनी या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, तो वो 3 इयर्स ही माना जाएगा। ठीक है जी, 3 इयर्स। लेकिन 3 इयर्स काउंट कहां से करेंगे? जिस दिन डिफॉल्ट हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट आप लिख लीजिए, फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 4। जल्दी से सेक्शन 4 नोट डाउन करिए। लिमिटेशन पीरियड एंड्स ऑन संडे या पब्लिक हॉलिडे। जरा बता दो, लिमिटेशन पीरियड अगर किसी संडे पे, पब्लिक हॉलिडे पे
या फिर किसी ऐसे अदर डे पर आकर के एंड हो रहा है जिस दिन कोर्ट क्लोज्ड है, तब लिमिटेशन पीरियड क्या माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो जरा बोर्ड पर देखो जल्दी से। लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जाम्पल एंड हो रहा है 26 जनवरी को। लो जी 26 जनवरी को लिमिटेशन पीरियड एंड हो रहा है। 26 जनवरी को बताओ अब क्या करूं, बताओ क्या करूं, क्या रूल है। रूल ये कहता है सेक्शन 4 का, सेक्शन 4 ये कहता है कि लिमिटेशन पीरियड अगर एंड हो रहा है संडे को, पब्लिक हॉलिडे को, या किसी ऐसे अदर डे पर जिस दिन कोर्ट क्लोज्ड है, तो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होकर के नेक्स्ट वर्किंग डे पर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो आप देखिए लिमिटेशन पीरियड यहां मेरा एंड हो रहा था 26 जनवरी को, अब ये एक्सटेंड होकर के कहां चला जाएगा, अब ये एक्सटेंड होकर के चला जाएगा 26 जनवरी, यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे पर शिफ्ट हो जाएगा। अब मेरा लिमिटेशन पीरियड 26 जनवरी को एंड ना होकर के 27 जनवरी को एंड होगा, क्योंकि मेरा जो लिमिटेशन पीरियड एंड हो रहा था वो अनफॉर्चुनेटली 26 जनवरी को एंड हो रहा था, जो कि पब्लिक हॉलिडे है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का लिमिटेशन पीरियड एंड हो रहा हो पब्लिक हॉलिडे पे या किसी ऐसे अदर डे पे जिस दिन कोर्ट क्लोज्ड हो या संडे पर, तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे पर शिफ्ट हो जाता है, एक्सटेंडेड हो जाता है नेक्स्ट वर्किंग डे पर। तो यहाँ पर मेरा जो लिमिटेशन पीरियड है वो 26 जनवरी एंड ना होकर के 27 जनवरी को एंड होगा। बात समझ आती है? होपफुली आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ब्यूटीफुल सा सेक्शन था, अच्छा सा प्रोविजन इसने दिया। चलो अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। फटाफट से आ जाओ सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। नोट कर लीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है? कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है, जो बहुत नए नए हैं लॉ के अंदर में, है ना। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि डॉक्ट्राइन वर्ड का मीनिंग क्या है। ये आपको बहुत सारे लॉ के अंदर में देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब होता है कोई प्रिंसिपल या फिर कोई रूल। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज क्या कहता है? ये डॉक्ट्राइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेशन पीरियड एंड होने के बाद की बात करता है। ये लिमिटेशन पीरियड एंड होने के बाद की बात करता है। देखो जरा, देखो सामने, देखो सामने, देखो लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड एंड हुआ 1 जनवरी को, 1 जनवरी को एंड हो गया 1 जनवरी 2023 को। लिमिटेशन पीरियड एंड हुआ 1 जनवरी 2023 को। अब जरा बताओ कि लिमिटेशन पीरियड एंड होने के बाद क्या अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट के पास जाकर के अपना एप्लीकेशन लगा सकती है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा? डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज हमें यही बताता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज बोलता है देखो जरा, तुम लोगों के लिए एक और बेनिफिट है। कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारे जजेस हैं जो बैठे हैं, उनको अगर आप जाकर के अपनी समस्या समझाओगे तो हो सकता है वो आपकी समस्या को समझें और लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर ले। लेकिन ध्यान रखना, ये सफिशिएंट रीजन आपका होना चाहिए, और सफिशिएंट रीजन जब आप दोगे तो आप इसे अधिकार की तरह मत ट्रीट करना, मतलब आप इसे अपने राइट की तरह ट्रीट मत करना। अगर राइट समझ करके जाओगे तो वहां झगड़ा करना चालू कर दोगे, और झगड़ा करना चालू करोगे तो जो जजेस बैठे हैं उनको गुस्सा आ जाएगा। एक तो लिमिटेशन पीरियड एंड होने के बाद आ रहे हो, ऊपर से बाद में आने के बावजूद झगड़ा कर रहे हो। पता वहां से भगा दिए जाओगे कि नहीं भगा दिए जाओगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, जाकर वहां पर रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि ये अब आपका राइट नहीं है। राइट तब तक था जब तक लिमिटेशन पीरियड एंड नहीं हुआ था। अब तो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, अब तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट के पास
ये पावर है, डिस्क्रिएशन है, ये मर्जी है कि वो आपकी एप्लीकेशन को आपके सफिशिएंट रीजन बताने के बाद एंटरटेन करती है या नहीं करती। वो सफिशिएंट रीजन क्या हो सकते हैं? सफिशिएंट रीजन कुछ भी हो सकते हैं, अगर कोर्ट उनको जस्टिफाइड समझेगा तो ही आपके एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं मैं कुछ बता देती हूँ आपको कि बियॉन्ड दैट टाइम पीरियड, बियॉन्ड लिमिटेशन टाइम पीरियड, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बियॉन्ड लिमिटेशन टाइम पीरियड अगर कोर्ट एंटरटेन करता है तो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, अग्रीव्ड पार्टी का कोई राइट नहीं है ये, ठीक है जी। लेकिन ये सफिशिएंट रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, सफिशिएंट रीजन किन किन केसेस में अग्रीव्ड पार्टी लिमिटेशन पीरियड एंड होने के बाद भी सफिशिएंट कॉज बताते हुए कोर्ट के पास जा सकती है कि जज साहब प्लीज, माय लॉर्ड प्लीज, मेरा ये जो एप्लीकेशन है इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये कौन कौन से रीजन है? देखो, माइनॉरिटी अगर है तो माइनॉरिटी, अगर तो माइनॉरिटी है मतलब अगर कोई माइनर है, माइनर के पास रेमेडी आई है तो उस केस में, या फिर मिलिट्री ड्यूटी है, मिलिट्री ड्यूटी पे था अगर पर्सन, ठीक है, या मिस्टेक ऑफ काउंसिल अगर है, काउंसिल का कोई मिस्टेक रहा है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मिस्टेक ऑफ काउंसिल, मिस्टेक ऑफ काउंसिल, MOC स्टैंड्स फॉर मिस्टेक ऑफ काउंसिल, या फिर इंसैनिटी है, इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब कि एक पर्सन जो मेंटली फिट नहीं है, मेंटल फिटनेस में नहीं है, तो वो पर्सन कैसे आकर के एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट के पास में, ठीक है जी। तो इंसैनिटी अगर रही हो, या फिर लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो, किसी हैवी केसेस में इन्वॉल्व हो, हैवी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, हैवी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो, इंसैनिटी हो, ये सब कुछ जस्टिफाइड रीजन हो सकते हैं जिनको कोर्ट एंटरटेन कर सकता है, ठीक है जी। डन। नाउ अब हम बात करें सेक्शन 5 की। तो सेक्शन 5 ने हमें ये बता दिया है कि कुछ कुछ रीजंस हैं जहां पर कोर्ट लिमिटेशन पीरियड एंड होने के बाद भी अग्रीव्ड पार्टी का एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकती है, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये अग्रीव्ड पार्टी का राइट नहीं है, क्योंकि अब लिमिटेशन पीरियड एंड हो चुका है। एंड होने के बाद कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो आपके रीजन को जस्टिफाइड समझते हुए आपको एक और मौका देना चाहती है या नहीं देना चाहती, ठीक है जी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज ये है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 6, देखिए ध्यान से, सेक्शन 6 को नोट करिए। सेक्शन 6 लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ माइनर, माइनर के केस में लिमिटेशन पीरियड कब एंड होगा। देखो, लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ माइनर, माइनर यानी कि 18 साल से नीचे का पर्सन जिसने अभी तक मेजॉरिटी अटेन नहीं की है अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट, ऐसा इंसान जिसने अभी मेजॉरिटी अटेन नहीं किया है वो माइनर की कैटेगरी में आएगा। तो माइनर की कैटेगरी में जब कोई पर्सन आ रहा है और ओरिजिनल रेमेडी उसके पास में आ रही है, रिमाइंड माय वर्ड्स, मैं क्या कह रही हूं, ओरिजिनल रेमेडी, ओरिजिनल रेमेडी कम्स टू माइनर। तो इस केस में क्या होगा, अब माइनर तो ऑब्वियसली जा नहीं सकता, उतनी समझ नहीं है ना। तो माइनर का जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से, जिस दिन माइनर मेजॉरिटी अटेन करेगा, जिस दिन 18 साल का होगा, फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी अटेन किया है 31 अगस्त को माइनर में मेजॉरिटी अटेन कर लिया, ठीक है, इस दिन ये 18 साल का हो चुका है, मेजॉरिटी अटेन कर लिया। अब जरा बताओ कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। 31 अगस्त हमें साल पता होना चाहिए, पहली बात तो 2023 फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2023, 31 अगस्त 2023 से लेकर के अगले 3 साल काउंट कर लो। अब लिमिटेशन पीरियड इसका इसी दिन शुरू होता है, जिस दिन ये 18 साल का हुआ ना उसी दिन इसका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा रेमेडी क्लेम करने के लिए। 31 अगस्त 2023 को जैसे ही मेजॉरिटी अटेन करेगा, इसी दिन से
फॉर द वेरी दिस डे इसका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा ट्रांजैक्शन का जो भी इसका डिफॉल्ट हुआ है उस पे रेमेडी क्लेम करने के लिए। और अगले 3 साल तक इसका लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू चलता रहेगा और 3 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे वैसे ही इसका लिमिटेशन पीरियड एंड हो जाएगा। ठीक है जी। तो 23 से अगर हम शुरू करें तो 31 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2024 एक साल हो गया। 31 अगस्त 2025, 31 अगस्त 2026, 23 से 24 एक साल, 24 से 25 2 साल, 25 से 26 3 साल। तो 2026 31 अगस्त 2026 पे 3 साल कंप्लीट होंगे और जो माइनर मेजर हुआ था उसका लिमिटेशन पीरियड 31 अगस्त 2026 पर आकर के एंड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? शुरू कब होगा? जिस दिन मेजॉरिटी अटेन करेगा। खत्म कब होगा? जिस दिन मेजॉरिटी अटेन किया उस दिन से हम 3 साल काउंट करेंगे। जहां वो 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे वहां पर लिमिटेशन पीरियड एंड। इस समय के दौरान अगर इसने कोई एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं लगाया सूट के लिए या अपील के लिए तो सफिशिएंट कॉज के डॉक्ट्राइन के हिसाब से कोर्ट के पास मूव कर सकता है। कोई जस्टिफाइड रीजन है तो उसको लेकर के जा सकता है। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट एंटरटेन करता है उसकी एप्लीकेशन को या फिर नहीं करता है। राइट। सो मैंने आपको कुछ सेक्शंस आज लिमिटेशन एक्ट में बताए हैं। अगर आपका कुछ रह गया है बोर्ड पर से नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ आई है और बहुत अच्छा सा एक्ट ये लगा है। बाकी हम लोग इस चैप्टर का डिस्कशन, इस एक्ट का डिस्कशन फर्दर किसी क्लास के अंदर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।